नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे 150वें एपिसोड में। जी हाँ, किरदार जिंदगी के आज 150 एपिसोड पूरे हो रहे हैं, यानी कि हमने जो एक माला बनाई है उस माला में 150 मन के आज पिरोए जा चुके हैं और आज एक खास मेहमान से आपको मिलवाने आई हूँ। हमें बहुत खुशी है कि जिस जुनून के साथ, जिस शिद्दत के साथ हमने किरदार जिंदगी को शुरू किया था, धीरे धीरे करके एक से बढ़कर एक किरदार आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में बताया, अपने उतार चढ़ाव के बारे में बताया, अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया, अपने संघर्ष के बारे में बताया और हमें हर किरदार से कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिला। आज फिर एक किरदार लेकर आई हूँ, लेकिन बहुत खुशी है क्योंकि वो खुशी आप मेरे चेहरे पर देख पा रहे हैं 150 एपिसोड पूरे होने की। पूरी टीम को मैं बधाई देती हूँ। हमारे पटल के मुख्य सलाहकार सुरेंद्र शर्मा सागर जी, संयोजिका सुदर्शन शर्मा सुधी जी, डॉक्टर मीता गुप्ता, राजीव अग्रवाल जी, रेणु सिंह जी, नेहा शर्मा, सभी को बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर नीलम वर्मा, डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी, सभी को बहुत बहुत बधाई क्योंकि सब ने मिलकर इस कार्यक्रम को चार चांद लगाए और इस कार्यक्रम को बनाने में सब ने बहुत महती भूमिका अदा की है। टीम जब होती है तभी हम कुछ अच्छा कर पाते हैं और सशक्त टीम हमारे पास है, तो पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद है आज पूरी टीम यहाँ पर एकत्रित होंगी। और जिस शख्सियत से आपको मिलवाने आई हूँ वो भी एक प्यारी सी गुड़िया है और आज 150 एपिसोड जब पूरे हो रहे हैं वहां पर देवी लक्ष्मी के रूप में कहिए या दुर्गा के रूप में कहिए, माँ भवानी आज हमारे पटल की शोभा बढ़ाने आई है। मैं एक ऐसी गायिका की बात कर रही हूँ जो मात्र 24 साल की उम्र में एक अपनी अलग पहचान बना चुकी है, बल्कि वो बहुत प्यारी बच्ची है और बहुत खूबसूरत आवाज की मलिका है। जी हाँ, मैं छत्तीसगढ़ से पधारी श्रुति प्रभला जी की बात कर रही हूँ जो आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं और अपने अनुभवों से आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा जरूर देंगी। उनका छोटा सा परिचय मैं पढ़ना चाहती हूँ। आपने MBA किया है, मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। आपने BPA किया है, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। इसके अलावा 5 वर्षों से स्टेज प्रोग्राम का एक्सपीरियंस है आपके पास। और जब आप गुरु शिष्य की जब हम परंपरा की बात करते हैं तो भारत अग्रणी रहा है हमेशा, और उसी गुरु शिष्य की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आपने क्लासिकल सिंगिंग में गजल, ठुमरी, चैती, होरी, भजन, ख्याल और न जाने क्या क्या विशारद हासिल किया है। बहुत खूबसूरत आवाज है आपकी। आप NGO से भी जुड़ी हुई हैं जो क्लासिकल सिंगिंग को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे हम मिल पा रहे हैं और आपके जो ये शौक है और शौक को कैसे आपने एक परफॉर्मर की तरह आपने अपने आप को बनाया, उन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। और जब हम 150 पायदान पर है तो यहाँ पर अगर हम गजल या शास्त्रीय संगीत की बात करें या कुछ धुन सुने तो लगता है सोने पे सुहागा है आज के दिन। तो चलिए हम श्रुति को आमंत्रित करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके गीत, गजल, ठुमरी, होरी, इन सब बातों पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि एक छोटी सी उम्र में कैसे वो इस क्षेत्र में आई और उनके क्या एम रहे हैं, वो क्या चाहती हैं जिंदगी से। बहुत कुछ बातें उनसे हमें करनी है। श्रुति, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
हमारे दर्शक धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ गई हैं। अभिनंदन है आपका। कल्याण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धीरे धीरे और भी लोग जुड़ेंगे। साबिर हमारे साथ जुड़े हैं। साबिर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बताना चाहती हूँ, हमारे टीम में साबिर परवेज भी एक ऐसी कड़ी है जो शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साबिर, आपको बहुत बहुत बधाई। आज 150 एपिसोड हमारे पूरे हो रहे हैं। हमारी टीम के सदस्य होने के नाते आप भी उतने ही हकदार हैं इस शुभकामना की। और जो भी हम कर पा रहे हैं, सबके सहयोग से हो पा रहा है। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। श्रुति, बहुत खुशी हो रही है आपको आज के एपिसोड में देखकर, और आपसे हमें बात बहुत सारी करनी है। और सबसे पहले तो जब भी हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो हम चाहते हैं कि जो किरदार हमारे साथ जुड़ा है वो अपने परिवार के बारे में हमें कुछ बताएं। तो आप साउथ इंडियन होकर नॉर्थ इंडिया में रह रही हैं। एक संजोग है या कैसे क्या हुआ? परिवार के बारे में भी आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। बहुत सारे दर्शक धीरे धीरे और जुड़ेंगे। तो मैं पूरी टीम की ओर से एक बार फिर आपका अभिवादन करती हूँ और हम कार्यक्रम को यहीं से शुरू करते हैं। स्वागत जी। पहले तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज आपका 150th एपिसोड है और उसके सेलिब्रेशन के तौर पे मैं इनवाइटेड हूँ। आई एम रियली वेरी थैंकफुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सब नामचीन जुड़े हुए हैं इस पटल के साथ में, तो मैं हमेशा चाहूँगी कि आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे इसी प्रकार। मेरे परिवार के बारे में, मैं आज जो कुछ हूँ मेरे परिवार के कारण हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक बैकबोन आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, आप खड़े नहीं हो सकते, आप झुके रह जाते हैं। तो मेरा परिवार मेरी बैकबोन है, जिसमें मेरा बड़ा भाई है, मेरे पिताजी हैं, मेरी माँ है, मेरी दादी है। तो मैं दादी से शुरू करती हूँ। जैसा कि होता है, दादी हमेशा भजन में जाया करती है, हमारे हिंदू घर की दादियाँ अक्सर। तो दादी भी जाया करती थी, मैं भी छोटी थी तो साथ में चली जाया करती थी दादी के पीछे-पीछे। वहाँ से मुझे लगता है कि मेरे संगीत की बीज जलनी शुरू हो चुकी थी। अ, फिर मेरे पिताजी ने मुझे ऑब्ज़र्व किया, जब मैं करीब क्लास 1 या 2 में थी और मेरे पिताजी एक गाना गा रहे थे, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। और अनायास ही मुझे नहीं पता कि कैसे, पर जब मैं सोने गई, तो मैं यूँ ही गुनगुना रही थी वो गाना। मेरे क्या पिताजी उम्र ने थी सुन लिया। आपकी, श्रुति, उस समय? क्लास 1 या 2 में थी मैं, अब उम्र का अंदाज़ा लगा लीजिए। तो उस वक़्त जब मैं गा रही थी वो गाना गुनगुना रही थी, तो मेरे पिताजी भी आश्चर्यचकित थे कि इसको तो इसने तो कभी नहीं सुना ये गाना, अचानक से कैसे गाने लगी। यू वोंट बिलीव द वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने मेरे लिए कैराओके सिस्टम लाया और फिर मैं वहाँ घर में जब भी गाना गाती थी, मैं गुनगुनाया करती थी, मैं उसमें गाया करती थी। पर जो विधिवत तालीम थी, अ, वो तालीम मैं तबीयत से हासिल नहीं कर सकी। फिर एक वक़्त ऐसा आया जब मैं क्लास 9th या 10th में थी आई थिंक, तब मैं रहती थी एनटीपीसी सीपत में, बाल भारती पब्लिक स्कूल में मेरी स्कूलिंग हुई है, तो वहाँ पे वॉइस ऑफ सीपत हुआ करता था। तो वो वॉइस ऑफ सीपत में मैंने पार्टिसिपेट किया और मैं फर्स्ट आई। तो जब मैं उसमें विनर हुई, तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आई कैन डू इट। फिर जब क्लास 11th आया तो मुझे सब्जेक्ट चूज़ करना था, तब एक विश्व युद्ध हुआ परिवार में। माँ चाहती थी कि मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ तो मैं कुछ डॉक्टरी करूँ या कोई और साइंस लूँ समथिंग। और पिताजी ये जानते थे कि अगर मैं साइंस ले ली तो मेरे पे प्रेशर आ जाएगा और जो मेरी कला है वो उस पढ़ाई के प्रेशर में दब जाएगी। तो महाभारत होने के बाद ये डिसाइड हुआ कि मुझे कॉमर्स लेना चाहिए, तो फिर मैंने कॉमर्स लिया। 2 साल मेरी स्कूलिंग हुई। मीनव्हाइल जब मैं क्लास 11th में थी, तब गुरुकुल अनुभव स्कॉलरशिप स्कीम हुआ करता था स्पीक मेके की ओर से, जो अभी शायद बंद हो चुका है।
तो उस वक़्त वो स्कॉलरशिप मैंने भरी, क्लास 12th में वो स्कॉलरशिप मेरी लगी और 1.5 महीने के लिए मैं गई संगीत रिसर्च अकेडमी कोलकाता और वहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा के तहत ही तालीम दी जाती है, तो महीने भर हम वैसे तालीम ग्रहण किए। और यहाँ बिलासपुर में जब भी मैं रह रही थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि आई एम अ बिट गुड सिंगर, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची, तो वहाँ पहुँचने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, संगीत जो है, वो वो तो नहीं है जो मैं समझा करती थी। फिर फिर मुझे लगा कि संगीत एक अथाह सागर है और जिसमें डुबकी लगाना असंभव है। वहाँ से महीने भर के बाद अम, बहुत कुछ उम्मीदें लेके कि शायद मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगी, मैं सीखूँगी, ये सोच के मैं अ, वापस बिलासपुर आई। फिर उस्ताद वसीम अहमद खां साहब, वो ईश्वर स्वरूप है मेरे लिए सदैव, तो उन्होंने मुझे अपनी शागिर्दी में लिया 2019 में। अब माँ-बाप का स्थान तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन मेरे गुरु, जब गुरु सामने आए, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अब शायद मैं कुछ अपने जीवन में कुछ कर सकती हूँ। उन्होंने मुझे तालीम देनी शुरू की 2019 से अभी तक उनकी शागिर्द हूँ मैं और आई एम रियली ब्लेस्ड कि वो मुझे अपने शागिर्द के तौर पे एक्सेप्ट किए और फिर मेरा संगीत का सिलसिला यूँ चलता आ रहा है फिलहाल। आपकी आवाज़ नहीं आ रही? नहीं, अभी भी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही श्रुति। और एक बात और जी, सामने आती है कि साउथ इंडियन जितने लोग होते हैं, या तो वो मेडिकल लाइन में जाते हैं, कुछ साइंटिस्ट जी, की बनते हैं, या फिर जी, टीचिंग लाइन में जाते हैं। लेकिन आप जी। बिल्कुल, और कुछ क्लासिकल सिंगर भी हैं बहुत हुँ, बड़े लेवल के, जो साउथ हुँ, इंडियन हैं। लेकिन हुँ, जो घर की एक परिस्थिति होती है साउथ इंडियन लोगों की, उनकी एक उनका माइंड सेट होता है कि आपको इसी क्षेत्र में आगे जाना है। क्योंकि मैं कई बार जी, हॉस्पिटल्स वगैरह जाती हूँ, तो ज्यादातर जो नर्सें होती हैं वो सब साउथ इंडियन होती हैं। जी, तो एक एक मान्यता है लोगों की। खैर, मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने कहा कि आपके घर में विश्व युद्ध हुआ कि आपको क्या करना है। हुँ, और देखिए, कुछ चीजें ईश्वर तय करते हैं, जी, तो वो आपके लिए ईश्वर ने तय किया था। और देखिए, इतने सारे हुँ, दर्शक जुड़े हुए हैं, वो भी ईश्वर ने तय किया है। जो हमारे जी। श्रोता जुड़े हुए हैं लेकिन और जी लगातार एक उनके एक क्वेरी संदेश आ आते हैं। रही है मेरे फैमिली की तरफ से कि वो लाइव नहीं गया है शायद फेसबुक या यूट्यूब पे, वो देख नहीं पा रहे हैं उसे। मैं लिंक शेयर कर देती हूँ आपके नंबर पे, ठीक है। जी, देखिए, जी, हमारे साथ राजीव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, हमारे पटल के संयोजक हैं। और मैंने जैसे टीम की बात की थी, साबिर है, राजीव जी हैं, सुरेंद्र शर्मा सागर जी हैं, सुदर्शन जी हैं, मीता जी हैं, पुष्पलता जी हैं, सब हमारी टीम का हिस्सा है, नेहा शर्मा। और सभी का तहे दिल से फिर से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आप सब ने विश्वास जताया कि हम इस कार्यक्रम को आगे लेकर जाएंगे, और इतने सालों से हम चला पा रहे हैं। जी। सभी का स्वागत है। और प्रदीप जी, खासकर आपका अभिवादन है, क्योंकि आपने श्रुति जी से हमें मिलवाया। गोविंद मैं भी गुप्ता जी बहुत हमारे साथ शुक्रिया जुड़े अदा हैं, करती हूँ उनका। अभिनंदन करती हूँ, अभिनंदन है, स्वागत है। आप सब हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें, बने रहें। और श्रुति, जैसे कि बातचीत हमारी चल रही है, और जी, कुछ वीडियोस हमारे पास आपके हैं, जी, और मैं वो वीडियो दिखाना चाहती हूँ दर्शकों को, लेकिन मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ थोड़ा सा और, कि थोड़े और दर्शक जुड़े तो फिर मैं आपकी आवाज सुनाऊं। जी, संगीत के प्रति लगाव आपका बचपन से ही रहा है, वही कोई 6-7 वर्ष की रही होंगी आप, 5-6 जी, वर्ष की, जब और देखिए, यही बीजारोपण होता है, छोटी सी उम्र जी, से ही आपके अंदर जो प्रतिभा है वो बाहर निकलती है, और लगता है कि आपको किस क्षेत्र में जाना है। हुँ, तो घर वालों का सहयोग भी मिला, ईश्वर की कृपा हुई कि आपने
इस क्षेत्र में पढ़ाई भी की और इतना कुछ हासिल किया, लेकिन हर व्यक्ति के मन में एक कसक होती है कि आगे और भी बहुत कुछ है, पूरा आसमान खुला है और पड़ा है आपके जी। लिए। तो आप क्या चाहती हैं अपनी ज़िंदगी से कि आपको कहाँ तक जाना है संगीत के माध्यम से? अ, मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं स्काई इज़ द लिमिट। जहाँ तक ईश्वर ले जाए वहाँ तक जाऊँगी मैं। लेकिन बस हमेशा एक ही आग्रह रहता है कि ये संकल्प मेरा कभी टूटे ना, और मैं हमेशा इसी तरह प्रयासरत रहूँ और आगे बढ़ती रहूँ और बहुत संगीत की अच्छी सेवा बात, करती रहूँ। बहुत अच्छी बात। क्या आप कुछ हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगी? अ, मेरी एक बेहद पसंदीदा ग़ज़ल है, जैसा कि आपने पहले कहा कि मैं ठुमरी वग़ैरह भी गाती हूँ, क्लासिकल भी गाती हूँ, भजन गाती हूँ, ग़ज़ल गाती हूँ। मुझसे पर्सनली यदि आप पूछें कि मुझे क्या पसंद है, तो मुझे ग़ज़ल बहुत पसंद है। मैं अपने आप को कनेक्टेड फ़ील करती हूँ ग़ज़ल से। और एक बात और बताना चाहूँगी कि ग़ज़ल ग़ज़ल की जानी-मानी हस्ती हैं डॉक्टर राधिका चोपड़ा जी। अ, उनका गाइडेंस मुझे हमेशा मिलता रहता है ग़ज़ल के तौर पे। मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और ईश्वर का जी, धन्यवाद है कि उनका आशीर्वाद मुझ पर बना रहता है। तो जी, जी। एक ग़ज़ल है नूरजहाँ सरवत जी की, जी, जी, स्वागत। अ, राग बागेश्री में। वो एक नज़र में मुझे पहचान गया है, जो बीती है दिल में सब जान गया है। ध नि सा ग म म ग ग म द नि द म प ग ग म ग रे स रे र सा। वो एक नजर में मुझे पहचान गया है। वो एक नजर में मुझे पहचान गया है। जो बीती है दिल पे मेरे सब जान गया है। वो एक नजर में मुझे पहचान गया। क्या बात! बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। और हमारे साथ और भी कुछ दर्शक जुड़े हैं। हमारे साथ पद्मलता जी जुड़ी हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन है। और प्रदीप जी लगातार बने हुए, संजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी से एक ही गुज़ारिश करती हूँ कि आप सब इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस कार्यक्रम के तुरंत बाद हम यूट्यूब पर भी इस वीडियो को डालेंगे, और हमारा यूट्यूब चैनल है, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। श्रुति, बहुत आसान नहीं होता जो हम जिस श्रुति को अभी देख पा रहे हैं, जिनको हम सुन पा रहे हैं। अ, आज एक अपनी पहचान है आपकी, बहुत सारी कलाओं से आप निपुण हैं और बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित हैं आप। लेकिन ये एक दिन की बात नहीं है, इसके पीछे सालों साल की मेहनत है, मशक्कत है, परिवार का सहयोग है, सब कुछ मिलाकर तब आज श्रुति जो हमारे सामने किरदार के रूप में आई हैं, वो जी, बहुत मेहनत का काम है। जी। तो मैं दर्शकों की ओर से भी मैं चाहूँगी कि आप बताएँ, सबसे पहले तो सफलता के क्या मायने हैं आपके लिए, और सफल होना और उस सफलता को सँभाले रखना कितना हुँ। ज़रूरी होता है और कितना मुश्किल होता है? सफलता के लिए मेरे पिताजी हमेशा एक बीज मंत्र मुझे देकर रखे हैं, सफलता शौक से नहीं सनक से मिलती है। तो मैं हमेशा वो सनक अपने अंदर
खोजती रहती हूँ और चाहती हूँ कि उसे जीवित रखूँ सदैव, ताकि मेरी जो कला है, वो यूँ ही जाया ना चली जाए। और सफलता सफलता के मायने मुझे समझ नहीं आते। जहाँ आपको खुशी मिले, वही सफलता है। क्योंकि कहाँ आप अगर एक हासिल कर लेंगे, जैसा कि मैं चाहती थी कि मुझे संगीत रिसर्च अकेडमी जाने का मौका मिले, मैं चली गई। वहाँ जाने के बाद अच्छा वो वा अगर मैं चाह रही थी वहाँ चली गई, तो वो मेरी सफलता है, मैं सफल हो गई। लेकिन नहीं, वहाँ जाने के बाद मुझे ये पता चला कि मुझे एक अच्छे गुरु चाहिए, जिनके अंडर मैं अपनी कला की साधना कर सकूँ। तो अगेन मैं सफल नहीं रही। फिर जब मुझे गुरुजी ने अपने अंडर ले लिया, तो फिर मैं सफल हो गई। लेकिन जब मैं सीख ली, तब मैं ये चाहती थी कि मैं जनमानस तक पहुँचूँ। छत्तीसगढ़ एक ऐसी जगह है जो कला संस्कृति के लिए बहुत समृद्ध नहीं है। तो यहाँ पे अपनी पहचान बनाना और लोगों तक जन-जन तक ये संगीत पहुँचाना एक डिफ़िकल्ट काम है। तो अब वो अगर हासिल करनी है मुझे, तो फिर मेरी सफलता वो हो गई। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी सफलता वो होगी कि मैं सारा जीवन इस कला की साधना करती रहूँ। और यही सबसे कठिन है कि उतार हो या चढ़ाव हो, जीवन में कोई भी समस्या हो, मेरे हाथ से ये छूटे नहीं। बस यही कामना रहती है मेरी हमेशा। बहुत अच्छी बात आपने कही और वाक़ई सफलता को सँभाले रखना या इस ओर आगे बढ़ते रहना ये बड़ा मुश्किल काम है और बड़े कांटों भरा ये रास्ता है और हुँ। अभी एक संदेश हमारे पास आया कि आप जी। साउथ इंडियन हैं लेकिन आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया। तो श्रुति, जब आप स्टेज पर होती हैं हुँ, और चूँकि अभी इस क्षेत्र में चूँकि आप जो क्लासिकल सिंगिंग है वो आप करती हैं, साथ ही अ, अवधी भाषा में भी आप कुछ गीत गाती हैं, ग़ज़लें जी। जो भजन वग़ैरह है वो आप गाती हैं, हाँ, चैती है जैसे। हाँ। इस क्षेत्र में बहुत सारी गायिकाएँ हैं जो जिनकी अपनी पहचान है, जैसे शारदा सिन्हा जी हो गईं, हमारी मालिनी अवस्थी जी हो गईं और जी। इसी इसी क्रम में एक नाम हमारे कार्यक्रम का हिस्सा भी रही हैं, प्रिया मलिक। वो भी जी। भोजपुरी वगैरह गाती हैं। साथ ही हुँ, हुँ, एक और नाम है, हुँ, अ, तो नाम इतने सारे लोगों का है इस क्षेत्र में, तब हुँ। आपको क्या लगता है कि अपने आप को इन सब के बीच में कहीं पाना सरल है या मुश्किल है? मैं ये सोचती हूँ कि मैं शारदा सिन्हा जी या मालिनी अवस्थी जी तो नहीं बन सकती। मैं श्रुति ज़रूर बन सकती हूँ और वो श्रुति बनने की होड़ में हूँ मैं। बेसिकली मैंने जैसा आपको पहले भी कहा कि मेरा पसंदीदा क्षेत्र ग़ज़ल है। बाकी लोगों को मेरी आवाज़ में कबीर ज़्यादा लोग पसंद करते हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में। और कुछ कबीर मैंने भी कंपोज़ किए हैं, कुछ मीरा भी मैंने कोशिश की है कंपोज़ करने की। तो वो मैं गाती हूँ, डेफ़िनेटली अच्छा लगता है मुझे। लेकिन मैं डूबती किस चीज़ में हूँ, तो वो ग़ज़ल है। तो ग़ज़ल में अभी काफ़ी क्षेत्र है, मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल श्रुति, ग़ज़ल गायिका कम है भारत में। श्रुति, आप ग़ज़ल को ही क्यों आगे लेकर जाना चाहती हैं? आपको ग़ज़ल गायकी क्यों पसंद है? मैंने जैसा कहा ना कि अ, मैं जो खुद की बातें होती हैं, उसे ग़ज़ल में पाती हूँ। जो कई बातें ऐसी होती हैं बीइंग अ कलाकार, बीइंग एन आर्टिस्ट, आपको मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत कुछ मैंने नहीं देखा है, जो देखना बचा है। लेकिन कई चीज़ें हम शामिल नहीं हो पाते या नहीं होना चाह के भी नहीं रह पाते वहाँ पे। तो बेसिकली सॉर्ट ऑफ सैक्रिफाइस, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है और उससे ज़्यादा करना पड़ता है। तो जो खोने का सिलसिला है, उस सिलसिले में मुझे ऐसा लगता है कि ग़ज़ल मेरी उन बातों को बयाँ करता है। इसलिए मैं ग़ज़ल को कनेक्टिंग समझती हूँ। अ,
और स्पिरिचुअल मैं हूँ तो इसलिए मैं भजन गाती हूँ, घर में भी पूजा वगैरह जब करती हूँ तो गाती हूँ। स्टेज में ज जब पब्लिक चाहती है तब मैं डेफ़िनेटली गाती हूँ। पर्सनली ग़ज़ल मुझे रिवायती अंदाज़ की ग़ज़लें ज़्यादा पसंद है। आपके कुछ वीडियो हमारे पास है, हम दर्शकों को ज़रूर दिखाना चाहेंगे। इससे पहले कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम अभिवादन करते हैं। नेहा शर्मा जुड़ गई हैं, हमारे पटल की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं। और नेहा, आपको बहुत-बहुत बधाई, क्योंकि आज 150 एपिसोड हमारे पूरे हुए हैं। और कामेश्वर जी हमारे साथ जुड़े हैं, अभिनंदन है आपका, स्वागत है। साथ ही एम श्रीनिवास जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। साथ में और भी कुछ नाम आए हैं, मैं देखना चाहती हूँ। सुदर्शन शर्मा सुधी जी जुड़ गई हैं, दीदी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं। लक्ष्मी मलिक हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। उसके अलावा प्रदीप जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी-जल्दी देख नहीं पा रही हूँ। योगेश कुमार मौर्य जी हमारे साथ जुड़े हैं, अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। और हमारे 150वीं कड़ी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और इतने सारे दर्शक दीर्घा में लोग इकट्ठे हो गए हैं और सब आनंद ले रहे हैं। आप सबका विशेष आभार व्यक्त करती हूँ अपना समय देने के लिए। और गजल से अधिकतर लोग कनेक्ट हो पाते हैं, अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं, ऐसा एक संदेश आया है सुदर्शन जी का। बिल्कुल सही बात है, गजल अपने मन की बात महसूस कराता है और कराती है, माफी चाहती हूँ। गजल बहुत मुझे लगता है एक एक ऐसी विधा है जो रूह तक पहुंचती, तो वो आपको आत्मा से परमात्मा का जो एक मिलन होता है, मुझे लगता है गजल के माध्यम से हम उसको पूरा कर सकते हैं। और डॉक्टर रश्मि अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। आप सब हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें, जुड़े रहें। और जैसा कि आपने कहा कि आप स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिक हैं, आप भगवान को मानती हैं और ईश्वर, चूंकि जो गजल से जुड़ा हुआ रहता है वो कहीं ना कहीं आत्मा परमात्मा की कनेक्टिविटी रहती है। श्रुति, बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम आपने किए होंगे, क्या कभी आपको ऐसा महसूस किसी ने कराया कि आप एक फीमेल हैं, ना कि आप एक कलाकार हैं? क्या कभी इन दोनों मापदंडों में कभी फंसी हैं आप, या कभी आपको लगा कि मैं तो कलाकार हूं, आप मुझे एक औरत की तरह क्यों जज कर रहे हो, एक लड़की की तरह क्यों जज कर रहे हो? क्या कभी ऐसी सिचुएशन आपके साथ आई है? ऑन स्टेज कभी नहीं आई। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि जब भी मैंने परफ़ॉर्म किया है, हमेशा मुझे बहुत सराहा गया है, मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिया गया है। व्हाइल द जर्नी जब मैं ये हासिल कर रही हूँ, मीनवाइल बहुत कुछ ऐसे आते हैं, कई बार हमारे खुद के ज़हन में होता है कि कहीं यदि बाहर कोई कार्यक्रम मिल रहा हो, तो अकेले जाना संभव नहीं होता। बीइंग अ गर्ल आप अकेले नहीं जा सकते हैं, या तो आपके पिता जा रहे हैं, ऑफ कोर्स साथ में पिता जाएँगे ही। और क्योंकि मेरी जो कला है, वो आज मेरे पिता के कारण ही जीवित है। तो मैं हर जगह, वो तो रहते ही हैं मेरे बैकबोन के तौर पे साथ में। लेकिन जब बाहर का कोई कार्यक्रम होता है, तो मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि मेरी माँ भी मेरे साथ में जाए। क्योंकि जो एकम्पनिज़्म है, वो मेल एकम्पनिज़्म है। साथ में जो जा रहे होते हैं परिचित, वो भी मेल होते हैं। तो नॉट कि मेरे को घबराहट है उनसे या कोई डर है, पर क्योंकि एक स्टीरियोटाइप माइंडसेट है, बाहर यू नेवर नो कि कहाँ कौन-सी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ जाएँ। सिमिलरली जब मैं शुरू की थी अपनी गायकी, तब एक वाक़या हुआ था मेरे साथ, मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगी। तो वो वाक़या मेरा ऐसा था कि मुझे एक शख़्स ने कहा कि गाना गा के क्या तुम मुजरा करोगी? ये शब्द थे उनके। तो उस वक़्त ऐसा था कि मैंने अपने आप को जज़्ब किया और मैंने कहा कि इनको पता चल जाएगा कि गाना गा के मुजरा किया जाता है, कि गाना गा के सम्मान पाया जाता है। और आज मुझे लगता है कि उनका जवाब उनको मिल गया होगा। तो होते हैं ऐसे वाक़या, लेकिन जब तक ये फ़ेस नहीं होगा, तब तक मैं सफलता भी हासिल नहीं कर पाऊँगी। इतनी आसानी से सफलता तो हासिल नहीं होगी ना। तो जो भी हर्डल्स आएँगे, आई एम रेडी फॉर दैट।
बिल्कुल सही कहा आपने श्रुति। जब सोना तपता है तभी वो कुंदन बनता है, खूबसूरत बनता है और आकार पाता है वाकई, और उसे आग में तपना पड़ता है। तो संगीत भी है, संगीत में आपको तपना पड़ेगा। उस वो एक अलग साधना है संगीत की। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जिस लक्ष्य की ओर आप बढ़ रही हैं, हम सब की दुआएं हैं आप जरूर वहां तक पहुंचे। हमारे साथ आदरणीय भूदत्त शर्मा जी जुड़े हैं उत्तराखंड से, बहुत बहुत अभिनंदन। शेखर राव जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और 150 एपिसोड पूरे होने की बधाई। श्रुति प्रबला जैसे कलाकार को आपके माध्यम से सुनने एवं देखने को मिला, सहृदय धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आप हमारे कार्यक्रम से इसी प्रकार बने रहें, जुड़े रहें। हम हर हफ्ते एक नई शख्सियत से मिलवाते हैं, तो आप जरूर हमारे कार्यक्रम का हिस्सा रहें। गौरी हमारे साथ जुड़ी हैं, अभिनंदन। और साथ में पंकज कुमार खरे जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। नेहा लगातार बनी हुई है, डॉक्टर रश्मि अग्रवाल लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। और मुझे लगता है आपके गुरु जी भी जुड़े हैं। प्रणाम गुरु जी। मैं नाम पढ़ रही थी अभी, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं तो कमेंट्स इधर उधर हो रहे हैं। मैं नाम पढ़ रही थी, वसीम अहमद साहब जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इस्तकबाल है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और आपकी शिष्या, आपकी बिटिया आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही हैं, आपका आशीर्वाद है तभी ये सब संभव हो पाया है। सुधा राजबोधवी दीदी हमारे साथ जुड़ी हैं लखनऊ से, अभिनंदन है, स्वागत है, आप सब हमारे साथ बने रहे। श्रुति, जैसे कि हम बातचीत कर रहे थे, आपने बताया कि जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन अगर श्रुति गायिका नहीं होती तो क्या होती? यदि मैं गायिका नहीं होती तो मेरी माँ चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, तो शायद मैं डॉक्टर होती। तो माँ चाहती थी इसलिए डॉक्टर होती, या दूसरी चॉइस आपके पास कुछ है कि आप अगर गायिका नहीं होती तो आप कुछ और होती, या मम्मी चाहती थी इसलिए? नहीं, उस वक्त डॉक्टर के बेस पे मैं ये कहूंगी कि माँ चाहती थी इसलिए मैं डॉक्टर बनती। लेकिन मुझसे पूछा जाए कि यदि मैं गायिका नहीं होती तो क्या होती, तो मैं डेफिनेटली कुछ एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रही होती, क्योंकि गार्डनिंग में बहुत एक्सट्रीम रुझान है मेरा, बहुत ज्यादा। तो मुझे कई बार कहते भी हैं कि तुम टेरेस में नर्सरी खोल लो, तो मुझे बहुत पसंद है वो, तो मैं शायद उस वक्त बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है आपको संगीत से पीएचडी कर लेनी चाहिए, तब आप डॉक्टर श्रुति प्रबला हो जाएंगी और मम्मी को भी अच्छा लगेगा। डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाएगी आपकी बिटिया को। और चित्रा जी हमारे साथ, मैंने माँ को कहा भी है ये बात। जी, और कुछ वीडियोस आपके हैं, मैं चाहती हूँ हमारे दर्शक, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारे जुड़ गए हैं, मैं कुछ वीडियो आपके उन्हें सुनाना चाहती हूँ कि आप जब स्टेज पर प्रोग्राम करती हैं तो आप कितनी कॉन्फिडेंट होती हैं और कितनी खूबसूरत आवाज़ आपकी जो रिकॉर्ड होकर हमारे पास पहुंची है। मैं चाहती हूँ दर्शकों को दिखाऊं। जो सुख वाह, क्या बात। कुछ और वीडियोस हमारे पास हैं, वो भी मैं दिखाना चाहती हूँ। साधु संत की सेवा करने, संतों का देश निराला, संतों का देश
बिरहन कहती हैं कि रोज तू बोलेली सांझ सवेरवा, रोज तू सुबह और शाम बोलती हो, और आज काहे बोली आधी रतिया। कि रोज तू बोलेली सांझ सवेरवा, अरे रोज तो बोलेली सांझ सवेरवा, रोज तो बोलेली सांझ सवेरवा, आज काहे बोली आधी रतिया हो रामा, आज काहे बोली आधी रतिया हो रामा, कोयल तोरे बोलिया से जिया से सैया रोजे गईले हो रामा। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत आवाज। और डॉक्टर रामकरण साहू सजल जी हमारे साथ जुड़े हैं, अभिनंदन करती हूँ। और एक संदेश आया है, एक प्रश्न आया है। डॉक्टर पुष्पता तनेजा जी जो कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर रही हैं, उनका प्रश्न है कि संगीत के अलावा आप में, आपके अंदर और किस किस विषय पर रुचि है? जैसे कि गार्डनिंग आपने बता दिया, उसके अलावा और क्या पसंद है आपको? मुझे ऐसा लगता है, मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं, जब डांटने का वक्त आता है ना, तो हमेशा कहते हैं तुम मिनी मैक्स मैथ करती हो, हर चीज में तुमको रहना है। तो बेसिकली मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। मेरे जन्माष्टमी मेरे घर में ऐसा होता है कि मुझे बहुत प्रिय है वो त्योहार, वो पूजा, जन्माष्टमी। तो हम बहुत अच्छे से करते हैं। जब पहला साल था, तो मैंने बाकायदा पूरे स्कल्पचर्स, मिनिएचर्स बनाए थे खुद से, क्ले पीओपी करके मैंने अपने हाथ से, और ऐसा लगेगा कि कहीं से मतलब बना बनाया आपने खरीदा है। तो जो आर्ट के जितने फील्ड्स है, अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में उतना नहीं हूँ मैं, उतना क्या बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ड्राइंग में, पेंटिंग में, गार्डनिंग में बहुत सारे क्षेत्र हैं, उन सब में। जी, ऐसा को-करिकुलर्स में, आर्ट के फील्ड में मुझे बहुत पसंद है। पर गाना सर्वोच्च है। कुकिंग करना गाना को पसंद रिप्लेस आपको? कुछ नहीं कर सकता। कुकिंग, मुझे ऐसा लगता है ना, जिसे खाना बहुत पसंद होगा वो बनाता भी बहुत अच्छा होगा। मैं बनाती बाकायदा अच्छा बनाती हूँ, लेकिन खाने का पसंद नहीं है मुझे, इसलिए बहुत पसंद नहीं है कि कुकिंग भी, बनाना भी मुझे पसंद नहीं है। जी, आपके लिए एक संदेश आया है कि कमाल की सधी हुई मधुर गायकी है आपकी, बहुत सुंदर, लाजवाब बहुत प्रस्तुति, इस शुक्रिया, तरह के संदेश आ रहे हैं। मैं फ्लैश कर बहुत रही हूँ, शुक्रिया। आप देख भी सकती हैं, बहुत सारे जी, संदेश हैं आपके लिए। तो सभी का मैं अभिवादन करती हूँ और तहे दिल बहुत से मैं शुक्रिया शुक्रिया सभी अदा का। करती हूँ कि आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इतने सारे प्यारे प्यारे आपके संदेश हम तक पहुंच रहे हैं। वाकई 150 एपिसोड में एक सेलिब्रेशन हो रहा है, एक उत्सव हो रहा है, और उस जी, उत्सव का हिस्सा बनी है हमारी श्रुति, जिनकी मधुर आवाज को हम महसूस कर रहे हैं, उस आवाज को जीने की कोशिश कर रहे हैं। प्रवीण कुमार चौहान जी हमसे जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। अगर किसी कारणवश किसी का नाम रह गया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि बहुत सारे संदेश आ चुके हैं, इसलिए मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। आप सभी का शुक्रिया। श्रुति, जी। आगे आप अपने, अगर भविष्य की हम योजनाओं के बारे में बात करें तो आप आगे क्या करना चाहती हैं? एक तो पीएचडी अगर आप करने की सोच रही हैं तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं आपको। उसके अलावा संगीत के क्षेत्र में, क्योंकि देखिए आजकल रियलिटी शो के बहुत चर्चे हैं और बहुत सालों से रियलिटी शोज आ रहे हैं। आपने कभी उसमें ट्राई नहीं किया? कभी आपने कोशिश नहीं की कि आपको इस क्षेत्र में आगे जाना है, या बॉलीवुड की तरफ? क्योंकि आपकी जब आवाज है तो अमूमन लोग उस तरफ जाते हैं नेम और फेम के लिए। तो क्या कभी ख्वाहिश रही कि आपको भी इस तरफ जाना चाहिए? अ, जब स्कॉलरशिप मुझे मिली थी, सीखने की थी, गुरुकुल अनुभव,
उस वक़्त जिस दिन मुझे ये लेटर आया स्कॉलरशिप का, उसके 1 रात पहले मैं रायपुर में थी और इंडियन आइडल के सीक्रेट ऑडिशंस हो रहे थे उस वक़्त। तो मुझे भी बुलाया गया कि सीक्रेट ऑडिशंस हैं और आपको देना चाहिए। मैंने ऑडिशन दिया, मुझे फिर वहाँ से कलकत्ते बुलाया गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सेल्फ असेसमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। आपको पता होना चाहिए कि आप कितने पानी में हैं। तो मुझे ये पता था कि मैं इतनी सधी हुई नहीं हूँ कि मैं एक बार में कोलकाता जो कि सरस्वती की नगरी मानी गई है, तो वहाँ से कम्पीट करके टॉप 16 में पहुँचूँगी, ये मुझे पता था कि मैं नहीं कर सकती हूँ। और यदि ये स्कॉलरशिप मेरे हाथ से छूट जाती, तो ये लाइफ़ में एक बार ही आपको मिलती है। तो मैंने स्कॉलरशिप चुनी और मैं सीखना चाह रही थी। अब रियलिटी शोज़ में जाने का मेरा तो कोई इरादा नहीं है। यदि कभी कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी आई तो डेफ़िनिटली मैं अपॉर्च्युनिटी मिस नहीं करूँगी। लेकिन पर्सनली मेरा ओपिनियन नहीं है कि मैं जाऊँ। और एकेडमिकली मैं डेफ़िनिटली मैं चाहती हूँ कि मैं एकेडमिकली भी उतनी स्ट्रॉन्ग रहूँ और उसके लिए मैं यूजीसी नेट की तैयारी कर रही हूँ, पीएचडी दूँगी डेफ़िनिटली, पीएचडी करूँगी। और मेरा 11th में एक प्रोजेक्ट था म्यूज़िक थेरेपी। उस वक़्त हमको एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता था, तो मैंने म्यूज़िक थेरेपी पे सॉफ्टवेयर बनाया था। उसमें मतलब 5 प्रॉब्लम्स हैं और वो प्रॉब्लम्स से आप जब मान लीजिए आप एंग्ज़ायटी को क्लिक करेंगे, तो एंग्ज़ायटी से रिलेटेड कौन-कौन से राग होते हैं, वो आएँगे और वो राग जो भी राग आप सुनना चाहती हैं, वो क्लिक करेंगी तो उस राग के गाने आएँगे। फ़िल्मी गाने भी थे, तो क्लासिकल भी थे, ये इंग्लिश कहाँ भी थे। यूट्यूब पे है, कहाँ है ये? एक्चुअली वो उस वक़्त जावा पे था, जो सॉफ्टवेयर उस वक़्त यूज़ हुआ करता था, अभी वो आउटडेटेड हो गया है, तो वो चलता नहीं है, वो हालाँकि मेरे पास रखा हुआ है। मैं कोशिश करूँगी कभी कि उसको मैं यूट्यूब पे डालूँ। तो जब मुझे मौका मिलेगा तो डेफ़िनिटली मैं उस पे काम ज़रूर करना चाहूँगी। बहुत अच्छी बात आपने कही। और क्या कभी आप जैसी बहुत सारी श्रुति होंगी जो आगे बढ़ना चाहती हैं, जो गाने के क्षेत्र में आगे जाना चाहती हैं, क्लासिकल म्यूज़िक सीखना चाहती हैं, तो क्या उनके लिए कोई एकेडमी खोलने का या कुछ उन्हें सिखाने का या किसी तरह से सहयोग अगर आपकी मतलब आपकी जो भावी योजना है, क्या उसमें ये बातें भी शामिल हैं? हाँ, भविष्य में मैं चाहती हूँ कि अ, मुझे जितना हासिल है, मैं उसे लोगों को दे सकूँ। यदि कोई ऐसा होगा जो डेफ़िनिटली सीखना चाहता है, तो मैं ज़रूर सिखाऊँगी। अ, बाकी फ़िलहाल कोई एकेडमी खोलने जैसा कोई थॉट नहीं है। फ़िलहाल ऐसा है कि मैं अपना करियर डेवलप करूँ, ऑन स्टेज मतलब प्रोफ़ेशनली भी और एकेडमिकली भी। तो कोई एल्बम वगैरह की तरफ रुझान आपका गया हो? अ, यूट्यूब पे मेरे 2 एल्बम्स डले हुए हैं, जिसमें मीरा का जो जूक बॉक्स डला है, वो कंप्लीटली मेरी ही कंपोज़िशन है। मैंने कोशिश की है फर्स्ट टाइम कंपोज़ करने की और कबीर में कुछ कंपोज़िशंस मेरी हैं, पर ऐसे पब्लिकली कोई कमर्शियल एल्बम बनाने का अभी कोई थॉट नहीं रहा। अभी जैसे कि आप ग़ज़लें गाती हैं ज़्यादातर, तो ज़्यादातर ग़ज़लें आपको किनकी पसंद है? किनकी ग़ज़लें आप ज़्यादा गुनगुनाना पसंद करती हैं? अ, बहुत शायर हैं, कोई पर्टिकुलर शायर को मैं अ, ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाई, लेकिन एक ग़ज़ल बहादुर शाह ज़फ़र जी की है, जो मुझे बेहद पसंद है। मेरी बेहद पसंदीदा है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ अच्छी अच्छे सुनकार हों, वहाँ ज़रूर सुनाऊँ। सॉरी आपकी आवाज़ नहीं आई। जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या आप उस ग़ज़ल को गुनगुनाना चाहेंगी? आपको अ, पसंद है? जी, ज़रूर 2 लाइन। जी। नहीं इश्क में इसका तो रंज हमें
कि करार व शकीब ज़रा न रहा। करार और शकीब मतलब चैन व करार हम कहते हैं, तो करार और शकीब नहीं इश्क में इसका तो रंज हमें, कि करार व शकीब ज़रा न रहा। गमे इश्क तो अपना रफीक रहा, गमे इश्क तो अपना रफीक रहा। कोई और बला से रहा न रहा, नहीं इश्क में ज़फ़रात में उसको न जानिएगा, वो कितना ही साहिबे फहमो ज़का। साहिबे फहमो ज़का मतलब वो कितना ही नामचीन हो, कितने ही पैसे वाला हो, कितना ही ताकतवर हो, उसे आदमी न जानिएगा वो कितना ही साहिबे फहमो ज़का है। जिसे ऐश में यादें खुदा न रही, मतलब जो बहुत खुश रहा तो खुदा का याद न रहा है, और जिसे तैश में खौफ खुदा न रही, मतलब जो नेगेटिव एनर्जीज जिसमें भरी हो या गलत काम के वक्त उसे खुदा का डर न रहा हो। ज़फ़रात में उसको न जानिएगा, वो कितना ही साहिबे फहमो ज़का। जिसे ऐश में यादें खुदा न रही, जिसे तैश में खौफे खुदा न रहा, नहीं इश्क में इसका तो रंज हमें, कि करार व शकीब ज़रा न रहा, वाह नहीं इश्क में। वाह, क्या बात, बहुत बहुत खूबसूरत। शुक्रिया। श्रुति, ये सारी गजलें जो आप गाती हैं, जी, गजलों की जो धुन है वो आप अलग से बनाती हैं, या जो अमूमन धुन चल रही है उसी धुन को आप अपनाती हैं, या अपनी धुन बनाती हैं आप? मेरी कोशिश जारी है कि मैं कुछ एक दो गज़लें हैं जिन्हें मैं अपनी धुन दूँ। लेकिन अभी जो मैं गज़लें गा रही हूँ ये मेरी जो गुरु हैं गज़ल की, जिन्होंने मतलब मेरी इंस्पिरेशन है बेसिकली, डॉक्टर राधिका चोपड़ा जी, उनकी कंपोज़िशन है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, बहुत सुंदर संदेश। देखिए, बहुत सुंदर, लाजवाब प्रस्तुति। वाह 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 की झड़ी लग गई है। आहा, जी, बहुत खूब। दुर्गा नागले जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ डॉक्टर विनीता साहनी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आप सब साक्षी हैं कि हमने 150 एपिसोड कैसे पूरे किए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार भी है, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं। श्रुति, आज का दिन खास है हमारे लिए, क्योंकि हमारे 150 एपिसोड भी पूरे हो रहे हैं। बार बार मैं इसका जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यहाँ तक पहुंचने के लिए। और आप यकीन मानिए, एक से बढ़कर एक किरदार हमारे साथ जुड़े हैं। कई पद्मश्री हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा हमारा रहा है ये एक्सपीरियंस। आगे भी हम बढ़ते रहेंगे। और श्रुति, अगर आप नई पीढ़ी को जो वाकई गायकी की तरफ आगे बढ़ना चाहती है, क्या संदेश है आपका उनके लिए, या कोई सुझाव, या वो भटक न जाएं अपनी राह से? क्योंकि आजकल आपको पता है कि कोई भी रास्ता इतना आसान नहीं है, बहुत कांटों भरा है, बहुत मुश्किलों भरा है। तो चूंकि आप थोड़ी आगे हैं, अभी जो नए बच्चे आएंगे उनसे, तो जी। उनके लिए आप क्या एक एक किस तरह का रास्ता देना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं? अ, जो बच्चे संगीत में आना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं उनसे कहूँगी कि तालियों को सिर मत चढ़ाना, क्योंकि 100 तालियाँ मिलेंगी तो शायद एक क्रिटिसिज़्म मिलेगा, उस एक क्रिटिसिज़्म को लेना ज़रूर। और अमूमन मैंने जो देखा है वो एक क्रिटिसिज़्म को नेग्लेक्ट किया जाता है और वो 99 तालियाँ ज़हन में रहती हैं। मुझे ऐसा लगता है वो पतन का कारण बनती हैं, एक।
दूसरा कि आपको एकेडमिकली भी उतना स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल भागती-दौड़ती ज़िंदगी है। आप देखिए, पहले अभी मैंने जो डिग्री की, वो तो 4 साल का बैचलर्स और 2 साल का मास्टर्स ऐसा था। लेकिन धीरे-धीरे ऐसा हो रहा है कि 5 साल का हो रहा है डिग्री। जो सीख भी रहे हैं, तो जल्दी-जल्दी सीख के बहुत जल्दी कुछ हासिल कर लेना है। 1-2 बार ऐसा हुआ कि कोई अ अ, किसी को मेरा पता चला, तो वो मेरे पास आए उनकी बच्ची को लेके कि इसको आप प्लीज़ सिखाएँगी? उस वक़्त मैं जनरली सिखाती नहीं हूँ, पर उनका ये था कहना कि मेरे बच्चे को गाना आता है, आप उसे बस अ, जल्दी-जल्दी राग सिखा दीजिए 2-3 महीने में, ताकि वो थोड़ा कलाकार अच्छा बन जाए। मुझे ऐसा लगता है कि 6 साल में मैंने 1 राग सीखा, पिछले 3 साल से मेरा दूसरा राग चल रहा है, और अभी भी मैं खुद में वो कॉन्फिडेंस फ़ील नहीं करती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे-जैसे आप सीखने लगते हैं ना, आप उतना कॉन्फिडेंस आपका लो होते जाता है कि अरे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो मेरे गुरुजी और मेरे पिताजी दोनों मुझे बोलते हैं कि नहीं-नहीं तुम करो, यू कैन डू। मेरे गुरुजी कभी मुझे क्रिटिसाइज़ नहीं करते। आई एम रियली थैंकफुल, वो कभी क्रिटिसाइज़ नहीं करते। तो आज के बच्चों को मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अ, भीमसेन जोशी जी ने कहा था 3 मायने हैं। सबसे पहला अच्छा गुरु, दूसरा अच्छी मेहनत और तीसरा अच्छी किस्मत। किस्मत आपके हाथ में नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि यदि पहले 2 पायदान आपने क्रॉस कर लिए, तो तीसरा भी आपका हो जाता है ऑटोमैटिकली। तो सीखिए, आप बॉलीवुड में जाना चाहें, गज़ल में जाना चाहें, ठुमरी में जाना चाहें, सब का उद्गम शास्त्रीय संगीत से हुआ है। तो आप शास्त्रीय संगीत की शास्त्रीयता का सम्मान कीजिए, संगीत की साधना कीजिए, और उसके बाद आप जो हासिल करेंगे, वो आपके सामने होगा। बहुत अच्छी बात आपने कही श्रुति, बहुत सुंदर संदेश तमाम लोगों के लिए, तमाम उन बच्चों के लिए, उन माता-पिता के लिए जो जिनके बच्चे चाहते हैं कि इस फ़ील्ड में आगे बढ़ें। आरएन सिंह जी हमसे जुड़े हैं, अभिनंदन करती हूँ आपका। श्रुति, क्या कोई ऐसी उम्र है जहाँ से आप शास्त्रीय संगीत शुरू कर सकते हैं, या किसी उम्र में भी आप सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं? अ, शास्त्रीय संगीत यदि सीखना हो तो बचपन से सीखना ज़्यादा बेहतर होता है। अ आप यदि साउथ में जाएँ या कोलकाता या बंगाल में जाएँ, तो बच्चे बचपन से सीखना शुरू करते हैं वहाँ। लेकिन अ, उसके लिए आपको आपके पेरेंट्स को जौहरी बनना पड़ता है कि वो समझें आपको कि आप हीरा हैं कि नहीं, ताकि तराशा जा सके। तो वो समझने में लेट हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है, या फिर आपका सराउंडिंग ऐसा होता है कि वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे पाता, स्टीरियोटाइप तो मेरे साथ कुछ वैसा ही था। लेकिन मैंने शुरू किया मैं जब 15-16 साल की थी, तो 2 मायने हैं कि यदि आपके पास समय है और आप ये जानते हैं कि आपके पेरेंट्स को संगीत का काफ़ी रुझान है और बच्चे में वो कला है, तो बचपन से सीखना चाहिए। जैसे मेरी दीदी की बेटी है, वो मेरा गाना सुनते हुए बड़ी हुई है, तो अभी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन उस संगीत का रुझान उसमें है, वो अच्छे गाने सुनना चाहती है। आप लग जा गले चलाइए, वो झूम जाती है उस गाने में क्योंकि उसे बहुत पसंद है। तो ये सही उम्र है कि उसको संगीत की शिक्षा में डाला जाए। श्रुति, लेकिन ये यदि गाना किसी मेरा का बहुत लेट है फ़ेवरेट है। क्या आप गुनगुना सकती हैं मेरे लिए? लग जा गले। लग जाए, मैं कोशिश करती हूँ, मैं ज़रूरत कर रही हूँ लता जी का गाना गाने की। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो।
लग जा गले से। बहुत सुंदर। और ये लता जी का गाया हुआ मेरा पसंदीदा गीत, और आपने सुनाया, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और हमने सिर्फ लता जी को याद किया है इस गीत के माध्यम से, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम गाना गाते हैं, कोई भी फिल्मी गाना गाते हैं, तो वो कॉपीराइट के चक्कर में आ जाता है। तो हमारे कार्यक्रम में कई बार ऐसा हुआ है, जब प्रिया मलिक जी भी आई थी तो वो भी कुछ गीत उन्होंने गाए थे तो कॉपीराइट का मैसेज आ गया था। हालांकि हमारा कोई ऐसा इरादा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए, हम सिर्फ मनोरंजन के लिए ये गीत गा रहे थे। आपके लिए एक संदेश आया है श्रुति, लिखा है पद्मावती जी ने लिखा है कि मैं आपसे मिलूंगी श्रुति जी, आप मुझे संगीत सिखाएंगी, ऐसा उन्होंने लिख के भेजा है। तो जरूर श्रुति। नम्रता शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और उन्होंने क्या लिखा है, मैंने 56 साल की उम्र में संगीत सीखना शुरू किया, अभी मैं 58 की हूँ एवं इसकी परीक्षा भी दे रही हूँ। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। बहुत बढ़िया, लता जी का गीत निभाया है, बहुत सुंदर बात। आप देखिए, बड़े अच्छे अच्छे संदेश आपके लिए खासकर, और आज हमारा भी दिन है तो आपने हमारा दिन बना दिया। श्रुति, आप एनजीओ से भी जुड़ी हुई हैं, और एनजीओ में क्लासिकल सिंगिंग को बढ़ावा दे रही हैं एनजीओ के माध्यम से। तो आप स्पीक मेक है एक संस्था जो वर्ल्ड वाइड है, और स्पीक मेक के थ्रू ही मुझे भी स्कॉलरशिप मिला था। और मैं अभी तो थोड़ा झुकाव उस तरफ कम है क्योंकि करियर ज़्यादा प्रायोरिटाइज है, लेकिन स्पीक मेक में बहुत अच्छे, मतलब जो सुनकार है उन्हें सुनने को भी बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि ऐसे ऐसे आर्ट फॉर्म्स हैं जो स्पीक मेक आगे बढ़ाता है। और जैसे आप एसराज एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो सुनने को अमूमन नहीं मिलता, या रेयर है, जो क्लासिकल जानते हैं वही सुन पाते हैं। तो जनमानस तक स्पीक मेक वो इंस्ट्रूमेंट पहुंचाता है। संतूर है, सारंगी है, सितार है, या आर्ट फॉर्म्स में जैसे डांस, छत्तीसगढ़ के फॉर्म्स हैं, पंडवानी है ना, भरथरी है, या वोकल्स फॉर्म में ध्रुपद है, कर्नाटिक है, हिंदुस्तानी क्लासिकल है। तो स्पीक मेक की ये कोशिश सदैव रहती है कि वो जो बच्चे सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उन तक वो पहुंचे। स्पीक मेक की एक बहुत अच्छी बात मुझे ये लगती है कि वो सिलेबस वाइज बंधा हुआ नहीं है। जैसा अभी एक कह रही थी कि वो 50-60 हैं और परीक्षा दे रही हैं संगीत की, 58 की हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो इस पे मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि हमारी शिक्षण प्रणाली पे, अब जैसे मैंने कहा 6 साल में मैंने एक राग सीखा, और 6 महीने पे 18 राग सिखा दिए जाते हैं डिग्री में। तो ये एक विडंबना की बात है कि वो उन 18 राग में वो 8 भी ठीक से नहीं समझ पाए होंगे, क्योंकि मैं गुजरी हूँ इससे। और फिर उसकी परीक्षा ली जाती है तो बच्चा क्या सुनाएगा आपको, उसका बेस ही क्लियर नहीं है, बल्कि आपको बेस क्लियर करना चाहिए। तो ये एक विडंबना है हमारे इसकी। स्पीक मेक इससे बाहर निकालता है। स्पीक मेक आपको गुरु शिष्य परंपरा को इंट्रोड्यूस कराता है कि संगीत कॉपी किताब से सीमित नहीं है। संगीत प्रैक्टिकली है, इसलिए कॉपी किताब उसका आशय बन रहा है, लेकिन संगीत आपके कंठ संस्कार की विधि है जो गुरु ही पूरा कर सकता है। बिल्कुल तय है कि ईश्वर की कृपा है, तभी हम गाना गा सकते हैं, तभी हम संगीत के प्रति जो हमारा रुझान है, और वो रुझान कब जुनून बन जाता है वो सब ईश्वर तय करते हैं, क्योंकि प्रकृति सबकी निर्धारित होती है। श्रुति जी जी। नम्रता शर्मा जी ने लिखा है कि बड़ी उम्र में सीखने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन अगर आपके अंदर जुनून है तो आप सीख पाते हैं। हमारे साथ प्रकाश चंद्र पराशर जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। और बिल्कुल नम्रता जी, आपने बिल्कुल सही कहा, जुनून है तो हम किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं। श्रुति, आपसे बात करते हुए पता ही नहीं चला समय कैसे बीत गया, लेकिन हम थोड़ा आपके बचपन की तरफ चलना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम एक संजीदा श्रुति को देख रहे हैं
जो प्यारी सी स्माइल लिए, मुस्कुराहट लिए बातचीत कर रही हैं, बहुत सुंदर हिंदी बोल रही हैं तमिलियन होने के बावजूद, तेलुगु। लेकिन तेलुगु होने के बावजूद। लेकिन अगर श्रुति अभी संजीदा है, शांत है, क्योंकि देखिए बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो संगीत के क्षेत्र में बहुत उद्यम मचाते हैं। मैंने देखा है संगीत, क्योंकि ठहराव का ये विषय है, ये संतुलन का विषय है, तो जहां आप अपने कंठ में संतुलन लाती हैं, तो वैसे ही आपके व्यक्तित्व में भी संतुलन आ जाता है। लेकिन श्रुति बचपन में कैसी थी, हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। बचपन में मुझे बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़ कहा जाता था। तो बहुत चंचल थी, नटखट थी, बाकी तो आप बेहतर मेरे वालिदैन इसका जवाब बेहतर दे पाएँगे। अभी तो आपके वालिदैन है नहीं, आप हैं, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। नटखट और क्या नटखट क्या तो मैं थी बचपन से। खुराफातें क्या करती थी आप बचपन में? खुराफात में भाई-बहन का नोक-झोंक तो चलता रहता है। तो एक वाक़या ऐसा हुआ कि शायद एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा क्या हुआ, लेकिन मैंने मेरे बेचारे बड़े भाई को कुकर से दे मारा था। तो तो आज भी मैं कई बार सुनती हूँ उस बात के लिए। तो ऐसी कुछ वाक़या होती रहती है। एक बार हमारा घर में जो लॉन था, लॉन में मुझे छोटी चीज़ें बहुत पसंद थी। जैसे मैंने आपको कहा मिनिएचर मैंने बनाया। मेरे गार्डन्स में भी मैंने मिनिएचर ट्रे गार्डन्स डेवलप किए हैं। तो छोटी चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं। तो छोटा-छोटा कह के मैंने एक साँप पकड़ लिया था एक बार। तो फिर मेरे पापा ने बचाया कि साँप पकड़ के घर के अंदर ले आई। तो ऐसी कुछ वाक़या होती थी। अरे बाप रे! आपको डर नहीं लगा? या आपको समझ पता नहीं नहीं, आया? मैं बहुत छोटी थी उस वक़्त। हाँ, बहुत छोटी थी उस वक़्त मैं, मुझे शायद समझ नहीं आया। चलिए, भगवान ने आपको बचाया, क्योंकि आपको आगे जाना है, ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। जी। और श्रुति, चलते-चलते हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? अ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी रहें, अब सब क्या संगीतमयी रहें, सब अच्छा संगीत सुनें और अच्छे सुनकार बनकर जो अच्छी कला है उनको प्रोत्साहित करें। बस यही बहुत कहना सुंदर संदेश चाहूँगी। आपने दे दिया, लेकिन आपने जो संदेश के द्वारा जो कुछ बातें रख दी, अब मुझे लगता है कि जब अभी मैंने आपसे पूछा चलते-चलते, तो 2-4 प्रश्न और मेरे मन में आ गए हैं, और चलते-चलते अभी हम थोड़ा रुकते हैं, क्योंकि आपने कहा कि अच्छा संगीत सुने। तो आज की परिदृश्य में, आज जो समय चल रहा है, जहाँ पर पॉप म्यूजिक, रॉक म्यूजिक और पता नहीं क्या-क्या, और अच्छा संगीत कहीं खो गया है क्या? या अभी भी है? मुझे ऐसा लगता है या कि आने वाली पीढ़ी अ, संजो पाएगी अच्छे संगीत को? मुझे ऐसा लगता है परोसा ही नहीं गया। मान लीजिए आपने खाना बनाया, आपने 2 चटनी बनाई, 2 सब्ज़ी बनाई, अब उसमें से आपने 1 चटनी डालनी भूल गई, आप आपसे रह गया वो। अब आप ये पूछें कि कैसा लगा वो? आपने डाला ही नहीं तो वो बताएगा कैसे कि कैसा लगा? तो सिमिलरली मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा संगीत परोसा जाना चाहिए और ऐसा नहीं है कि सुनने वाले नहीं हैं। मेरा एक प्रोग्राम था अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में। अ, वहाँ के जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर प्रोफ़ेसर एडीएन वाजपेयी जी, उनका बहुत आशीर्वाद मुझ पे रहा है हमेशा। तो उन्होंने आप सोचिए फाउंडेशन डे था उनकी यूनिवर्सिटी का और उन्होंने गज़ल का कार्यक्रम रख दिया, क्योंकि वो जाने-माने राइटर हैं, पोएट हैं। तो उन्होंने अ, सब युवा, सब मेरी उम्र के हम-उम्र बच्चे थे सब वहाँ पे। अब मैं और मेरे पिताजी आश्चर्यचकित थे कि अरे! ऐसे महफ़िल में गज़ल गाएँगे तो सुनेगा कौन? लेकिन आप यकीन मानिए कि जब मैंने गाना शुरू किया, 1-2 गज़लें तो ऐसी थी जिसमें स्टैंडिंग ओवेशन मिले, वन्स मोर चाहा ऑडियंस ने, तो मुझे ऐसा लगता है कि परोसा मैंने, इसलिए वो सुन पाए। तो कहीं खोया नहीं है संगीत। अ, भागती-दौड़ती ज़िंदगी में ठहराव कम हो गया है लोगों में, तो धीमी चीज़ें, सुकून भरी चीज़ें सुनने के लिए कान तरसती ज़रूर हैं, लेकिन चाहते नहीं हैं सुनना। तो यदि आप परोसें तो मुझे ऐसा लगता है कि सुनेंगे डेफ़िनेटली।
बहुत सुंदर बात आपने कही, चलते चलते लेकिन हम ठहर गए, हम रुक गए, क्योंकि हमें ठहराव की जरूरत है जिंदगी में। जी बहुत भाग दौड़ कर ली, अब थोड़ा रुके, थोड़ा अच्छा संगीत सुने, गजलें सुने, क्योंकि गजल सुकून देती है। तो वाकई श्रुति, आपसे बात करके बहुत ही आनंदमय हम सब हुए, मैं, मेरी टीम, हमारे दर्शक, और बहुत सारे आपके संदेश आए हैं आपके लिए। आप उस संदेश को भी देख सकती हैं हमारे चैनल पर। और नेहा शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं, सही बात लिखा है उन्होंने। और सुजीता दास जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी श्रोता दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम अपनी पूरी टीम की ओर से कि आपने अपना समय दिया। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप हैं तो हम हैं, आपके कारण ही इस कार्यक्रम को 150 एपिसोड पूरे हुए। तकरीबन 3 वर्ष हो गए हैं लगातार हम कार्यक्रम चला रहे हैं। तो हमें भी ऊर्जा मिलती है आपकी उपस्थिति से। और श्रुति, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इतनी सुंदर आपने बातचीत की, अपनी जिंदगी के बारे में, उतार चढ़ाव के बारे में, और अपनी योजनाओं के बारे में हमें बताया, अपने परिवार के बारे में बताया। हम सब की दुआएं, हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप इसी प्रकार संगीत को साधिए और संगीत में आगे बढ़िए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर किसी नए किरदार के साथ उपस्थित होंगी, तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।